निवेदिता हिंदी एवं विधिक कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की कड़ी में हम मध्यस्थ, सुलह एवं माध्यस्थम विषय पर चर्चा करेंगे। मेरा आज का प्रश्न है, माध्यस्थम क्या है, यह कितनी प्रकार का होता है, इसके लाभों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। What is arbitration? What are the kinds of arbitration? Discuss in brief the advantage of arbitration. ध्यान से सुनना। माध्यस्थम विवादों को निपटाने का एक सुलभ एवं साधारण मंच है। मध्यस्थ के माध्यम से विवादों के निपटाने की प्रथा अत्यंत प्राचीन है। अतीत में जब गांवों में कोई भी विवाद उत्पन्न होता था तो उसे पंचों के माध्यम से हल किया जाता था। ऐसे पंच गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे और उन पर पूरा भरोसा एवं विश्वास किया जाता था। उनका निर्णय सभी पर आबद्धकर था। कालांतर में इसी प्रथा को हमने विधि का रूप प्रदान किया और यह माध्यस्थम आर्बिट्रेशन के नाम से जानी जाने लगी। इतना ही नहीं, जिनेवा अभिसमय 1927 एवं न्यूयॉर्क अभिसमय 1958 के अंतर्गत इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी प्रदान किया गया। माध्यस्थम क्या है? माध्यस्थम से अभिप्राय दो या दो से अधिक पक्षकारों द्वारा अपने विवाद का माध्यस्थ आर्बिट्रेटर नामक एक तीसरे व्यक्ति को निर्णय के लिए सुपुर्द या संदर्भित करने से है, जो विवादों का निर्णय न्यायिक तौर पर करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब दो पक्षकार अपने विवादों को अन्य व्यक्ति की मध्यस्थता से निर्णित कराने का करार करते हैं और जिसमें न्यायिक निर्णय की समस्त औपचारिकताओं का पालन करना होता है, उसे माध्यस्थम आर्बिट्रेशन कहा जाता है। जैसे क, ख, ग एवं घ मिलकर एक भागीदारी फर्म का गठन करते हैं और भागीदारी विलेख में यह क्लोज रखते हैं, खंड रखते हैं कि उनके बीच विवादों का निपटारा माध्यस्थम द्वारा कराया जाएगा। यह माध्यस्थम करार है। जॉन बी साउंडर्स के अनुसार माध्यस्थम दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच विवाद या मतभेद को दोनों पक्षकारों को न्यायिक तौर पर सुनने के पश्चात निर्णय के लिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया गया संदर्भ है जो सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय नहीं है। माध्यस्थम सुलह एवं अधिनियम। माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2 क्लोज 1 सब क्लोज क में माध्यस्थम की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार माध्यस्थम से कोई माध्यस्थ अभिप्रेत है जो चाहे स्थायी माध्यस्थम संस्था द्वारा किया गया हो या नहीं। इन परिभाषाओं के अनुसार नंबर 1, माध्यस्थम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विवादों को संदर्भ है जो निपटान हेतु किया जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विवादों का संदर्भ रेफरेंस है जो निपटान हेतु किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को माध्यस्थ आर्बिट्रेटर कहा जाता है, जिसे विवाद निपटाने हेतु संदर्भित रेफरेंस जो है किया गया है, संदर्भित किया गया है। माध्यस्थ की नियुक्ति पक्षकारों द्वारा करार के माध्यम से की जाती है। वह सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय नहीं होता है। वह न्यायालय में संस्थित किया हुआ वाद भी नहीं है तथा माध्यस्थ द्वारा विवादों का निपटारा दोनों पक्षकारों को न्यायिक तौर पर सुनने के पश्चात किया जाता है। माध्यस्थम के प्रकार। माध्यस्थम 3 प्रकार के हैं: व्यक्तिगत अथवा घरेलू माध्यस्थम, सांविधिक या कानूनी माध्यस्थम या अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत अथवा घरेलू माध्यस्थम। माध्यस्थम का यह सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है। इसमें दो या दो से अधिक पक्षकारों द्वारा
अपने विवाद या मतभेद को निर्णय हेतु मध्यस्थम अधिकरण आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को संदर्भित किया जाता है। हालांकि मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 में व्यक्तिगत या घरेलू मध्यस्थम की परिभाषा नहीं की गई है। मध्यस्थम की परिभाषा नहीं की गई है, केवल इतना ही कहा गया है कि केवल इसमें इतना ही कहा गया है कि मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के अनुसार ऐसा मध्यस्थम जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम नहीं है वह घरेलू मध्यस्थम डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है। दोबारा ध्यान से सुनना, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 में व्यक्तिगत या घरेलू मध्यस्थम की परिभाषा नहीं दी गई है। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम में इतना ही कहा गया है कि व्यक्तिगत या घरेलू मध्यस्थम से तात्पर्य ऐसा मध्यस्थम जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम नहीं है वह घरेलू मध्यस्थम है। घरेलू मध्यस्थम में दोनों पक्षकार भारतीय नागरिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति लीगल पर्सन विधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, जैसे कंपनी, निगम या निगम आदि। कोल इंडिया लिमिटेड वर्सेज कनाडियन कॉमर्शियल कॉरपोरेशन। कोल इंडिया लिमिटेड बनाम कनाडियन कॉमर्शियल कॉरपोरेशन के बाद में जो है कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि घरेलू या व्यक्तिगत मध्यस्थम का सृजन पक्षकारों के करार द्वारा होता है। ऐसे करार का भारतीय विधि तथा लोक नीति के विरुद्ध जो है नहीं होना चाहिए। दूसरा, संवैधिक मध्यस्थम। सामान्यतः मध्यस्थम की प्रक्रिया का निर्धारण पक्षकारों द्वारा पारस्परिक सहमति से किया जाता है। जहां ऐसी प्रक्रिया निर्धारित होती है वहां उसी के अनुरूप ही मध्यस्थम कार्रवाइयों का संचालन किया जाता है। लेकिन कभी कभी अधिनियम की परिधि में आने वाले विवादों को मध्यस्थम द्वारा निपटाने के लिए उस अधिनियम में प्रक्रिया का उल्लेख कर दिया जाता है। महत्वपूर्ण बात कि ध्यान से सुनना कि कभी कभी किसी अधिनियम की परिधि में आने वाले विवादों को मध्यस्थम द्वारा निपटाने के लिए उस अधिनियम में प्रक्रिया का उल्लेख भी कर दिया जाता है और उसी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाइयों का संचालन करना होता है। जैसे मध्यस्थों की नियुक्ति, मध्यस्थम का स्थान, पंचाट देने की समय अवधि, पंचाट का प्रवर्तन, मध्यस्थम कार्रवाइयों पर लागू होने वाली प्रक्रिया, मध्यस्थ का शुल्क आदि। ऐसे मध्यस्थ को हम संवैधिक कानूनी मध्यस्थ कहा जाता है। कानूनी मध्यस्थों में पक्षकार की सहमति का कोई स्थान नहीं होता है। पक्षकार विधिक प्रावधानों का अनुसरण करने के लिए आबद्ध होते हैं। सामान्यतः सहकारी समितियां अधिनियम, कंपनी अधिनियम, विद्युत आपूर्ति अधिनियम आदि में सांविधिक मध्यस्थों की व्यवस्था होती है। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थम। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थम से हमारा तात्पर्य यह है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य में विवादों और मतभेदों को मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम में ऐसे विवादों तथा विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के बारे में प्रावधान किया गया है। अधिनियम में ऐसे विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन के बारे में प्रावधान किया गया है। अधिनियम में ऐसे मध्यस्थमों को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम का नाम दिया गया है। दोबारा ध्यान से सुनना, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थम क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य में विवादों एवं मतभेदों को मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 में निपटारे तथा विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन के बारे में प्रावधान किया गया है। अधिनियम में ऐसे मध्यस्थमों को इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम का नाम दिया गया है। अधिनियम की धारा 2 क्लोज 1 का सब क्लोज 6 अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम की परिभाषा दी गई है। ध्यान से सुनना,
अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम से ऐसे विवादों से संबंधित कोई माध्यस्थम अभिप्रेत है जो ऐसे विधिक संबंधों से उत्पन्न हो जो भारत में पर्वत विधि के अधीन वाणिज्यिक कॉमर्शियल समझे गए हो, चाहे ऐसे विधिक संबंध संविदात्मक है या नहीं, तथा माध्यस्थम के पक्षकारों में से कम एक पक्षकार निम्न व्यक्तियों में से एक हो, अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम कहलाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत से भिन्न किसी देश का नागरिक है। नंबर 2, कोई भी निगमित निकाय जो भारत से भिन्न किसी देश में निगमित है, या ऐसी कोई कंपनी, संगम या निकाय जिसका केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण भारत से भिन्न किसी देश में है, और विदेशी सरकार। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि अधिनियम में माध्यस्थम और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम में कोई भेद नहीं किया गया है। तो आपने देखा कि अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम में एक पक्षकार भारत से भिन्न किसी देश का नागरिक, या एक पक्षकार कोई निगमित निकाय या भारत से भिन्न किसी देश में निगमित है, या कोई कंपनी, संगम या निकाय जिसका केंद्रीय जो प्रबंध जो है या नियंत्रण जो है भारत से भिन्न किसी देश में किया जाता है, तो वह अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम कहलाएगा। माध्यस्थम के लाभ, अनेक लाभ है। सरल और द्रुतगामी प्रक्रिया। माध्यस्थम की प्रक्रिया अत्यंत सरल और द्रुतगामी है। नंबर 2, खर्चीली एवं विलंबकारी नहीं होना। पक्षकारों द्वारा माध्यस्थों की नियुक्ति, विशेषज्ञों की सेवाएं, व्यक्ति से निरीक्षण, प्राधिकार का प्रतिसंहरण, रिवॉक। यदि माध्यस्थम कार्रवाइयों के दौरान यदि यह प्रतीत होता है कि कोई माध्यस्थ भ्रष्ट आचरण या कदाचार, मिसकंडक्ट का दोषी है, तो पक्षकारों द्वारा उनके प्राधिकार का प्रतिसंहरण, रिवॉक किया जा सकता है। तो यह भी इसकी एक विशेषता है, लाभ है। गोपनीय होते हैं, क्योंकि न्यायालय में तो कार्रवाइयां जो होती है वो खुले में होती है, ओपन कोर्ट है, गोपनीयता नहीं रहती। लेकिन माध्यस्थम कार्रवाइयां सर्वथा गोपनीय होती है। इस प्रकार आपने देखा माध्यस्थम के 7 प्रकार के लाभ है। नंबर 1, सरल एवं द्रुतगामी प्रक्रिया। इसी प्रकार से खर्चीली एवं विलंबकारी नहीं होना। पक्षकारों द्वारा माध्यस्थों की नियुक्ति, विशेषज्ञों की सेवाएं। नंबर 5, व्यक्ति से निरीक्षण। नंबर 6, प्राधिकार का प्रतिसंहरण यानी रिवॉक यानी वापस लेना यदि माध्यस्थ भ्रष्ट आचरण या कदाचार का दोषी है। और नंबर 7, गोपनीयता। इस प्रकार माध्यस्थम आर्बिट्रेशन के जो है अनेक लाभ हैं। दिन प्रतिदिन इसका प्रचलन बढ़ रहा है। प्रश्न समाप्त। मेरा अगला प्रश्न है, माध्यस्थम करार किसे कहते हैं? एक वैध माध्यस्थम करार के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए और किन किन मामलों को माध्यस्थम के लिए सौंपा जा सकता है। व्हाट इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट? डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। व्हाट मैटर्स कैन बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। माध्यस्थम करार की परिभाषा अधिनियम की धारा 2ख और धारा 7 में दी गई है। प्रश्न हमारा क्या है? माध्यस्थम करार किसे कहते हैं? ध्यान से समझना। आपने अभी पढ़ा है कि माध्यस्थम क्या है। क ख ग मिलकर एक भागीदारी फर्म का गठन करते हैं और भागीदारी विलेख में ये क्लोज रखते हैं कि उनके बीच विवादों का निपटारा माध्यस्थम द्वारा कराया जाएगा। यह माध्यस्थम करार है। इसकी परिभाषा, माध्यस्थम करार की परिभाषा अधिनियम की धारा 2ख तथा धारा 7 में दी गई है। धारा 2ख में केवल इतना ही कहा गया है कि माध्यस्थम करार से तात्पर्य ऐसे करार से है जिसके बारे में इस अधिनियम की धारा 7 में दिया गया है। तो धारा 7 में माध्यस्थम की क्या परिभाषा है? माध्यस्थम के आवश्यक तत्वों को मिलाइए और माध्यस्थम करार की
परिभाषा बन जाएगी। तो मैं सबसे पहले माध्यस्थम करार के आवश्यक तत्व लूंगा। आवश्यक तत्व: करार का लिखित होना। ध्यान से समझना, माध्यस्थम करार जो है उसकी पहली अनिवार्य शर्त है लिखित में होना। धारा 7 क्लोज 3 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि माध्यस्थम करार लिखित होगा। ध्यान से समझना, एक पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना तथा दूसरे पक्षकार द्वारा उसे स्वीकार किया जाना मात्र पर्याप्त है। यह विनिमय पत्र, टेलेक्स, टेलीग्राम या दूर संचार के किसी अन्य माध्यम के रूप में भी हो सकता है। छबीलदास एंड कंपनी बनाम गवर्नमेंट के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि माध्यस्थम करार कभी विवक्षित, इम्प्लाइड या आचरण द्वारा नहीं हो सकता। इस प्रकार माध्यस्थम करार की पहली शर्त आवश्यक तत्व है करार का लिखित होना। विवाद को निपटाने का जो है, विवाद को निर्देशित करने का आशय होना। दूसरी जो है विधिमान्य माध्यस्थम करार की दूसरी आवश्यकता, विवाद को माध्यस्थ को निर्देशित करने का आशय होना चाहिए। रुक्मणी बाई बनाम कलेक्टर जबलपुर के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्धारित किया गया कि माध्यस्थम करार का किसी निश्चित प्रारूप में होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक मात्र यह है कि विवाद को माध्यस्थम के लिए संदर्भित करने का पक्षकारों का आशय रहा हो। माध्यस्थम करार की गठन की प्रक्रिया इतनी सरल है, यदि पक्षकारों के कॉरेस्पॉन्डेंस से भी यह स्पष्ट होता है कि पक्षकार किसी विवाद को माध्यस्थम को सुपुर्द करने के लिए सहमत हुए हैं। नंबर 3, वैध संविदा के आवश्यक तत्वों का विद्यमान होना। विधिमान्य माध्यस्थम करार के लिए यह आवश्यक है कि वैध संविदा के सभी अनिवार्यतः शर्तें जो है विद्यमान हो। 2 पक्षकार होने चाहिए। अब यहाँ पर आप लिखना कि पक्षकार है तो पक्षकार सक्षम होना चाहिए, अवयस्क नहीं होना चाहिए, अनसाउंडमेंट नहीं होना चाहिए, उनके बीच में माध्यस्थम करार होना चाहिए, पक्षकारों की फ्री कंसेंट जो है होनी चाहिए, तथ्यों के भ्रम में माध्यस्थम करार नहीं होगा, क्षति के भय से माध्यस्थम करार नहीं होगा, पागल या नशे में उन्मुक्त व्यक्ति जो है माध्यस्थम करार नहीं कर सकता, विधिपूर्ण उद्देश्य हो, आदि आदि। वैध संविदा की सभी आवश्यक शर्तों का पालन होना चाहिए। यूएन ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि माध्यस्थम करार पर दोनों पक्षकारों की सहमति होना जरूरी है। यह एक पक्षीय नहीं हो सकता। तथा नंबर 4, माध्यस्थम करार का आवश्यक तत्व स्पष्ट और असंदिग्ध होना चाहिए। करार की भाषा एवं उसके प्रावधान स्पष्ट होने चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। वे अपने विवाद को माध्यस्थम के लिए सुपुर्द करने के लिए सहमत हुए हैं। माध्यस्थम की विषय वस्तु का वर्णन होना चाहिए, कौन व्यक्ति आर्बिट्रेटर मध्यस्थ नियुक्त होगा, आदि आदि सभी प्रकार की बातों का जो है स्पष्ट रूप से जो है वर्णन होना चाहिए। इस प्रकार मैसर्स शंकर सीलिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड बना मैसर्स जैन मोटर ट्रेडिंग कंपनी के मामले में यह कहा गया कि ऐसा माध्यस्थम करार नहीं माना जाएगा जिसमें यह व्यवस्था की गई हो कि विवाद निपटाने हेतु किसी तटस्थ व्यक्ति को सौंपा जाएगा। यह भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध है। तो माध्यस्थम करार की चौथी आवश्यक तत्व है स्पष्ट और असंदिग्ध होना चाहिए तथा हस्ताक्षरित या लिखित स्वीकृति का होना जरूरी है। दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर द्वारा एक पक्षकार का हस्ताक्षर या दूसरे पक्षकार की लिखित या मौखिक स्वीकृति और या माध्यस्थम करार के लिखित होने पर दोनों पक्षकारों की मौखिक स्वीकृति जो है अनिवार्य है। तो आपने देखा माध्यस्थम करार के 5 आवश्यक तत्व हैं। नंबर 1, करार का लिखित होना। नंबर 2,
विवाद को निर्देशित करने का आशय होना। नंबर 3, वैध संविदा के सभी आवश्यक तत्वों का विद्यमान होना। नंबर 4, स्पष्ट एवं असंदिग्ध होना। तथा नंबर 5, हस्ताक्षरित या लिखित स्वीकृति का होना। तो ये था माध्यस्थम करार के आवश्यक तत्व। माध्यस्थम करार के आवश्यक तत्वों को मिलाइए, माध्यस्थम करार की परिभाषा धारा 7 के अनुसार बन जाएगी। इस प्रकार हमने देखा माध्यस्थम करार क्या है और उसके आवश्यक तत्व। अब हम चर्चा करेंगे माध्यस्थम करार की विषय वस्तु क्या है, अर्थात विषय वस्तु को हम 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, ऐसे मामले जो माध्यस्थम को सौंपे जा सकते हैं और ऐसे मामले जो माध्यस्थम को नहीं सौंपे जा सकते। तो ध्यान से समझना, विषय वस्तु में 2 बातें, सब्जेक्ट मैटर में, माध्यस्थम को सौंपे जाने वाले मामले और माध्यस्थम को नहीं सौंपे जाने मामले। तो सबसे पहले हम देखेंगे माध्यस्थम करार की विषय वस्तु में मामले जो माध्यस्थम को सौंपे जा सकते हैं। सभी प्रकार के सिविल मामले माध्यस्थम को निर्देशित किए जा सकते हैं और ऐसे मामलों के लिए माध्यस्थम करार द्वारा माध्यस्थम करार किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि माध्यस्थम को सौंपे जाने वाले मामले ऐसे हो जिनका निपटारा माध्यस्थम द्वारा किया जाना संभव हो तथा ऐसे मामले विधि द्वारा वर्जित ना हो तथा लोक नीति के विरुद्ध ना हो। तो ऐसे मामले माध्यस्थम को सौंपे जा सकते हैं। नंबर 2, जो माध्यस्थम को नहीं सौंपे जा सकते। मामले जो माध्यस्थम को नहीं सौंपे जा सकते, सामान्यतः इसमें ऐसे मामले आते हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं से जुड़े होते हैं, जैसे पुस्तक लिखने का करार, नृत्य एवं गायन का करार, चित्र बनाने का करार और वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना का करार आदि आदि ऐसे व्यक्तिगत मामले हैं जो माध्यस्थम को नहीं सौंपे जा सकते। तो इस प्रकार हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि माध्यस्थम करार किसे कहते हैं, एक वैध माध्यस्थम करार के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए, किन किन मामलों को माध्यस्थम के लिए सौंपा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और अधिक विधिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।